किसी ने कप का ढक्कन खोलना शुरू किया। यह व्यक्ति जियांगन मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का कमांडर इन चीफ था, जिसका नाम डुआन जिंगहाई था। कप से ढक्कन हटाने के बाद वह उसे एक घूंट पीने के लिए अपने मुंह के करीब लाने लगा। गु कैशन को घूरने लगा और पूछा कि क्या उसे कोई अच्छी प्रतिभा मिली है जिसके लिए उसने उसे तत्काल बुलाया था। उसके सामने गु कैशेन था, जिसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया, निषिद्ध श्रवण नामक एक क्षमता का उपयोग किया, और जब उसका हाथ शक्तिशाली ऊर्जा से घिरा हुआ था तो उसने ध्यान केंद्रित किया। डुआन जिंघाई ने उसे देखना शुरू किया और चुप रहा। गुकैशन की ऊर्जा आकाश की ओर बढ़ने लगी और क्षेत्र के चारों ओर एक अवरोध पैदा करना शुरू कर दिया। एक बार अवरोध सफलतापूर्वक बना दिया गया। दोनों दूसरे कमरे में गए, एक कप चाय पीने के लिए बैठ गए और थोड़ी बातचीत की। डुआन जिंघाई ने अपने पैर क्रॉस किए, चाय का कप लिया और उससे पूछा कि वह इतना सतर्क क्यों है, और उसे यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि यह मामला जितना लग रहा था उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। गुकैशेन ने एक हाथ कुर्सी पर टिकाया हुआ था, दूसरे को मेज पर रखा और यह याद करते हुए कि बूढ़े डुआन के पास व्यापक ज्ञान था और वह सैद्धांतिक था, उसने उससे कुछ पूछने का फैसला किया। वह डुआन को घूरने लगा और गंभीर नजर से पूछा कि क्या जहर मानसिक शक्ति को नष्ट कर सकता है। डुआन ने चाय का कप लिया, उसे अपने मुंह के पास लाने लगा, अपनी आंखें बंद कीं और मुस्कुराते हुए समझाया कि सैद्धांतिक रूप से यह संभव है, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। साथ ही उसने यह भी कहा कि जहरीली धुंध और धुआं भौतिक शरीर को प्रभावित करते हैं, लेकिन मानसिक शक्ति अलग होती है। मानसिक शक्ति में आत्मा का स्रोत शामिल होता है, जो विचारों से संबंधित होता है, जो इस ऊर्जा को नष्ट करने के लिए एक तरह की इरादा ऊर्जा बनाता है। डुआन जहर की तीव्रता का अनुमान नहीं लगा सका। गुकैशेन ने डुआन को देखना शुरू किया और शांत दृष्टि से उससे पूछा कि क्या उसने किसी को ऐसा करते देखा है। डुआन ने अपना हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रखा, जमीन की ओर देखने लगा और एक विचारशील नजर से जवाब दिया कि नहीं। साथ ही उसने यह भी कहा कि वह एक जहर राजा को जानता है जो चौथे परिवर्तन के शिखर पर था, लेकिन फिर भी वह ऐसा नहीं कर सकता। डुआन ने अपना सिर उठाया और एक तीखे अंदाज में उससे पूछा कि क्या शायद तंजियाओ शिविर में भयानक शक्ति वाला कोई जहर चमत्कारी व्यक्ति उभरा है, अगर कोई वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट कर सकता है तो यह एक घातक हथियार था। गुकैशेन ने अपनी बाहें पार कीं, अपना सिर हिलाना शुरू किया, अपनी आंखें बंद कीं और बताया कि अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है। डुआन शांत रहा, चूंकि गुकैशेन ने तंजियाओ शिविर के लिए स्वेच्छा से काम किया था, इसलिए उसने सम्मान के कारण कुछ नहीं पूछा था। लेकिन अब उसने पूछा कि क्या कुछ हो रहा है, और यह भी कि वह सच क्यों नहीं बता रहा है। गुकैशेन ने अपनी आंखें खोलीं, डुआन की आंखों में देखना शुरू किया और पूछा कि क्या यह संभव है कि जहरीली धुंध की अपनी चेतना हो। डुआन उसके पास पहुंचा, हंसने लगा और पूछा कि क्या वह मजाक कर रहा है। उसे नहीं पता था कि जहर में चेतना कैसे हो सकती है, जब तक कि यह वास्तव में छलावरण के रूप में जहर न हो। यह सुनकर गुकैशेन को कुछ एहसास हुआ। हैरान नजर से उसने डुआन से पूछा कि छलावरण का रूप क्या है। जब डुआन के गाल से पसीने की एक बूंद गिर रही थी तो शांत नजर से उसने सोचना शुरू किया। कई सेकंड बाद उसे कुछ याद आया। उसने कुछ प्राचीन खंडहरों की कल्पना करना शुरू कर दिया जो कहीं न कहीं राज्य में थे। उसने खंडहर संख्या 0 में एक रिकॉर्ड देखा था जिसमें नाइन विंग्स मियास्मा नामक एक प्रकार के विपत्तिपूर्ण कीट का उल्लेख था जो जहरीली धुंध के रूप में बदल सकता था। उसने नन्ही नाइन की कल्पना करना शुरू कर दिया जो उसके पैरों को गले लगा रही थी। वह नाइन हेल्स में पैदा हुई थी। उसके जन्म ने एक बहुत बड़ी प्राचीन आपदा को जन्म दिया था,
जिसने अतीत में दुनिया को लगभग नष्ट कर दिया था। नौपंखों की मियास्मा नामक प्राचीन आपदा का नाम सुनकर गुकैशिन सतर्क हो गया और सोचने लगा कि यह अच्छा नहीं था। डुआन ने अपने हाथों को बगल में फैलाया, अपनी आंखें बंद की, जोर से हंसने लगा और उससे पूछा कि क्या वह डर गया था। उसने यह भी उल्लेख किया कि इस प्रकार की आपदा बहुत समय पहले विलुप्त हो चुकी थी। आजकल इसका अस्तित्व में होना असंभव है। गुकैशिन चुप रहा। फिर एक दरार के आकार का पोर्टल दिखाई देने लगा। वह कुर्सी से उठा, अपनी पीठ उसकी ओर घुमाई और जब वह पोर्टल की ओर चल रहा था तो उसे अब कोई संदेह नहीं था कि डुआन मुख्य कमांडर था, क्योंकि वह सब कुछ उचित रूप से समझा सकता था। आज उसने बहुत कुछ सीखा था। उसने उसे यह बहाना बनाकर अलविदा कहा कि उसे तंजियाओ कैंप में कुछ काम निपटाने थे। डुआन ने उसे रोकने और बातचीत जारी रखने की कोशिश करने के लिए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उसने उसे इंतजार करने के लिए कहा, क्योंकि उसने अभी भी उसे खुशखबरी नहीं सुनाई थी। लेकिन गुकैशिन ने कोई ध्यान नहीं दिया और पोर्टल के अंदर प्रवेश किया। अंदर जाने के बाद उसने अपनी बाहें पार की, अपनी आंखें बंद की, लिटिल नाइन के बारे में सोचा और कैसे वह एक प्राकृतिक आपदा थी। यह अब उसके लिए आश्चर्य की बात नहीं थी कि जियांग चेन, जिसने सभी चीजों के विकास नामक एक दिव्य स्तर की कक्षा को जागृत किया था, शिकारी सूची में नंबर 1 बनने के लिए पर्याप्त मजबूत था। उसने अपनी आंखें खोलीं और एक गंभीर नजर से सोचा कि जियांग अभी भी। मेरे पास कई रहस्य थे। दजिया में यह सिर काटने का आधार था। उनके अनुसार जियागांग एक विश्वासघाती गुरु था जो वास्तव में समस्याएं पैदा कर रहा था। कुछ दिन पहले जियागांग एक सुखद मुस्कान के साथ प्रकट हुआ और उसने बताया कि उसके पास जियांग नाम का कोई व्यक्ति है जिसमें उत्कृष्ट प्रतिभा है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। उसने यह भी कहा कि वह झाओयाओ परिवार के साथ भी परेशानी में पड़ गया था। उसे उम्मीद थी कि गुकैशिन तांजियाओ कैंप में रहने के दौरान उसकी देखभाल कर सकता है। वह मुड़ा और चुपचाप सुनने लगा। वर्तमान में वापस वह पोर्टल के दूसरे छोर की ओर चलने लगा और उसे यह महसूस करने में देर नहीं लगी कि जियागांग ने उसे उसकी देखभाल करने के लिए कहा था, लेकिन वास्तव में वह चाहता था कि वह उसके लिए कवर करे। वह पोर्टल से बाहर निकल गया और जबकि उसका एक हाथ उसकी पीठ के पीछे था, उसने दूसरे हाथ से अपनी उंगलियां चटकाईं। तलवार मार सकती थी, लेकिन यह दुनिया की रक्षा भी कर सकती थी। बुद्ध और दानव एक ही दिल में थे। उसने कहा था कि वह जियांग को अपना शिष्य बनाना चाहता है, इसलिए अब से वह उसके संरक्षण में रहेगा। उसने चलना शुरू किया और सोचा कि विपत्तियों को कम नहीं आंकना चाहिए, इसलिए गलतफहमी से बचने के लिए उसने पहले हांग्याओं से पुष्टि करने का फैसला किया ताकि वह अधिक सुनिश्चित हो सके। उसने एक तीर छोड़ा जो बहुत तेजी से पीछे की ओर बढ़ने लगा। इस तीर में हांग्याओं के लिए एक आदेश था। उसे 9 पंखों वाली मियास्मा आपदा की जांच करने के लिए गुरु के नाम पर अवशेष संख्या 0 पर जाना था। यह उसके छोटे प्रशिक्षु भाई से संबंधित था, इसलिए उसने उसे बहुत सावधान रहने के लिए कहा। वह निगरानी कक्ष में प्रवेश किया जहां यांग गुआंग था और पूछा कि शिविर के लिए प्रवेश मूल्यांकन कैसा चल रहा था। यांग गुआंग ने अपना सिर पीछे घुमाया और शांत नजर से समझाया कि यह खत्म होने वाला था। साधारण प्रतिभाओं से जागृत लोग झंडों को पाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और कुलीन प्रतिभाओं ने पहले ही 9 भयंकर जानवरों का ख्याल रखा था। अब केवल एक ही बचा था। एक शक्तिशाली जानवर दिखाई दिया, लेकिन लेइजी और लियू बैजई ने उसे हराने के लिए सेना में शामिल हो गए। जानवर ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसका शरीर जमीन पर धंस गया। फिर एक और भयंकर जानवर दिखाई दिया।
तांग यिंग और बाई फेंग ने उसे मारने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। वह कूद गई, उसके ऊपर चढ़ गई और उसका जीवन समाप्त कर दिया। उसी समय जियांग हुआशुआंग के पीछे जानवरों की लाशों का ढेर था। उसने तुरंत 3 भयंकर जानवरों को मार डाला था जिन्हें क्षेत्र में छोड़ा गया था। ऐसा करने के बाद वह उस दिशा की ओर बढ़ने लगा जहां जियांग था। डू कैक्सिन ने स्क्रीन को देखना शुरू किया और यह देखकर वह हैरान रह गया। उसने उससे पूछा कि जियांग चेन कहाँ है। जवाब में उसने खुलासा किया कि जियांग ने कुल 2 भयंकर जानवरों को मार डाला था और उन्होंने अभी-अभी उसके पास 9वें भयंकर जानवर को छोड़ा था। 9वां भयंकर जानवर दिखाई दिया, कूद गया और जियांग पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। वह और बाकी लोग आसमान की ओर देखने लगे और जानवर को देखकर वह खुशी से फूले नहीं समा रहे थे क्योंकि अब उन्हें एक और झंडा मिलने वाला था। जैसे जैसे जानवर धीरे धीरे करीब आ रहा था, जियांग ने अपना हाथ बढ़ाया और जब उसकी आंखें चमक रही थीं, तो वह मुस्कुराने लगा और लिटिल नाइन से कहा कि यह फिर से खाने का समय है। जानवर के करीब आने और हमला करने से ठीक पहले जियांग ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, जिससे लिटिल नाइन की जहरीली धुंध निकल गई, जो तेजी से आगे बढ़ने लगी। लिटिल नाइन प्रकट हुआ और बिना ज्यादा प्रयास के जानवर को खाने लगा। इसकी बदौलत उसे 2000 भक्षण मूल्य प्राप्त हुआ। जानवर का शरीर जमीन पर गिर गया और लिटिल नाइन ने धीरे धीरे उसे खाना शुरू कर दिया। जियांग, जो बगल में खड़ा था, बस चुप रहा। जब लिटिल नाइन जानवर को खा रही थी, तो वह लेवल 21 से लेवल 22 पर पहुंच गई और ऐसा करने पर वह मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। यह देखकर कि वह आगे बढ़ गई है, जियांग खुशी से मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी एक मुट्ठी आसमान में दिखाई दी और उनकी ओर उतरने लगी। उन्होंने ऊपर देखा और यह देखकर सतर्क हो गए। नुहानकुई ने अपने 2 खंजर निकाले, रक्षात्मक रुख अपनाया और एक सतर्क नजर से उसने जियांग को बताया कि किसी ने उन पर अचानक हमला किया है। लुओ सैंडो ने चुपचाप खड़े रहने का फैसला नहीं किया। दृढ़ निश्चय के साथ उसने हमले की ओर अपना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी सुरक्षा ढाल नामक कौशल का इस्तेमाल किया, जिससे उनके चारों ओर एक शक्तिशाली हरी ढाल दिखाई दी। जियांग ने हमले की ओर अपना हाथ बढ़ाया और थोड़ा और करीब से देखने पर उसे जल्द ही एहसास हुआ कि यह मुट्ठी शैली वुशुआंग की थी। वुशुआंग की मुट्ठी की ऊर्जा लुओ सैंडो की ढाल से टकराने लगी, जिससे वह धीरे धीरे टूटने लगी। उसकी ढाल ज्यादा देर तक नहीं टिकी और कुछ ही सेकंड में वह टुकड़ों में बिखर गई। ताकत में अंतर के कारण वह और नुहानकुई पीछे की ओर उड़ गए और उनके मुंह से खून बहने लगा। जियांग अकेला बचा था। उसने आक्रामक रुख अपनाया और दृढ़ निश्चय से भरे चेहरे के साथ उसने फैसला किया कि जवाबी हमला करने का समय आ गया है। वुशुआंग की मुट्ठी उसके पास पहुंचने से ठीक पहले जियांग ने मुट्ठी की ओर अपना हाथ बढ़ाया। लिटिल नाइन की जहरीली धुंध ने हमला रोकना शुरू कर दिया। कई सेकंड बाद जियांग का शरीर पीछे की ओर उड़ गया। उसने अपने शरीर को हिलाने से रोकने के लिए अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से टिकाया और किसी भी अन्य आश्चर्यजनक हमले को रोकने के लिए अपने चेहरे के सामने हाथ रखा। लिटिल नाइन की जहरीली धुंध इतनी शक्तिशाली थी कि वुशुआंग के हमले से जो कुछ बचा था वह धुएं का एक पर्दा था। जैसे ही धुएं का पर्दा गायब होने लगा, वुशुआंग प्रकट हुआ, जबकि उसका शरीर एक शक्तिशाली ऊर्जा से घिरा हुआ था। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और घुटन भरी नजर से जियांग के पास जाने लगा। यह देखकर कि उसका जहर भी उसकी मुट्ठी से हवा को निगल सकता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि प्रतिभाशाली लोगों ने जियांग को जहर का दानव कहा। म्यू हनकुई का शरीर जियांग के पीछे जमीन पर गिर गया। जब धुएं का पर्दा गायब हो रहा था,
उसने अपना हाथ अपने चेहरे के पास रखा, वुशुआंग को देखने लगा और सोचा कि यह व्यर्थ नहीं था कि उसे डाक्सिया का तीसरा प्रतिभाशाली कहा जाता था। उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि उसके मुक्के में भी काफी ताकत थी। जियांग ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली, जिससे उसमें से जहरीली धुंध निकलने लगी। मुस्कुराते हुए उसने उससे पूछा कि क्या वह उससे भयंकर जानवर के लिए प्रतिस्पर्धा करने आया है। उसने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और खुद का बचाव करने के लिए तैयार हो गया। वुशुआंग उसकी ओर चलने लगा, हंसने लगा और उसे बताया कि वह जानता था कि इस भयंकर जानवर को उसने जहर दिया था और अब जो कुछ बचा था वह उसकी लाश थी, इसलिए चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। यह सुनकर जियांग के हाव भाव बदल गए। एक गंभीर नजर से उसने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है। वुशुआंग ने अपनी मुट्ठी को अपनी हथेली से कस लिया और जब उसका शरीर लाल ऊर्जा से घिरा हुआ था तो वह मुस्कुराने लगा और एक अभिमानी नजर से जियांग से कहा कि उसे गलत न समझे, क्योंकि वास्तव में वह बस उत्सुक था और जानना चाहता था। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।